इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट पनिशमेंट द मोस्ट काइंड ऑफ ऑल ऑफ अस। तो हमने जो है वो लास्ट क्लास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर मैंने डिलीवर किया था ECAT MDCAT 2024 के लिए बल्दिया टाउन कैंपस में। सो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे MCQs की। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम MCQs की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मैं स्लाइड्स को यूज़ करता हूँ ताकि हम मल्टीपल बहुत सारे MCQs कर सकें एट अ टाइम। लिखने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो दैट्स वाई आज हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि ये ज़्यादा नेसेसरी है, इट इज़ मोर कंपलसरी कि हम MCQs की प्रैक्टिस भी साथ में करें। और वो कुछ MCQs उसके अंदर 18 to 20 MCQs हैं जो कि हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें डिस्कस की थी चैप्टर 1 के बारे में। लेक्चर 1 जो मैंने डिलीवर किया है उसको मैंने अपलोड भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लासरूम में रिकॉर्ड किया था, तो अगर आप उसको रिव्यू करके आए हैं और जो कि ज़रूरी है रिव्यू करके आना, तो आप इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ये सारे MDCAT ECAT लेवल के MCQs हैं जो थोड़े स्लाइटली डिफ़िकल्ट होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल से। तो जो है वो थोड़ा इसमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। हर एक MCQs के लिए आपके पास 1 से 1.5 मिनट का वक्त होता है, 1 to 1 मिनट 30 सेकंड्स। तो सोच कर आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो और इनके MCQs हम यहाँ पर आज फाइनली स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करेंगे आज। द एलिमेंट्स नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड डैश। ओके, तो दैट सिंपल MCQs के ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है S और P इन दोनों के दरमियान में ही होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई A ऑप्शन इज द करेक्ट वन हेयर। गुड। सेकंड है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर डैश। ओके, अच्छा वैसे तो इसके 2 आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं, है ना। यस, फेरोमैग्नेटिक भी और पैरामैग्नेटिक भी। तो क्या अच्छा, असल में पैरामैग्नेटिज्म की ही एक टाइप है। अगर पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फेरोमैग्नेटिज्म हो जाती है। तो यहाँ पर जब सही आप सही कह रहे हैं, परफेक्ट आंसर B ऑप्शन लग रहा है। वैसा फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, बट वो ज़्यादा करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिज्म की एक टाइप होती है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आती है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ठीक है। तो क्लियर है दोनों MCQs। जिंक डायमैग्नेटिक होता है, जी हाँ बिल्कुल, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बिकॉज उसके पास अनपेयर, यस, सारे जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास मौजूद नहीं होते हैं। नहीं, विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो डायमैग्नेटिक तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। तो दैट्स वाई दीज आर डायमैग्नेटिक। जो है जिंक हमारा डायमैग्नेटिक है। यहाँ पर कह रहे हो जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, तो वो B ऑप्शन हो जाएगा। अगर B नहीं होता तो फिर A हो जाता, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्ट होते ही हैं, बट वो पैरामैग्नेटिज्म के टाइप में ही आता है, ठीक है। तो 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते। पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं, बट जो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, 8B ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका आंसर हमारे पास जो है वो B करेक्ट है। क्या पता कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो शायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस ना किया हो, बट आप अपने पीरियड नॉलेज के थ्रू आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है भाई? और एनी मोर क्वेश्चन? समझ में आ गई बात, ये दोनों MCQs। तो कोई भी MCQs होगा हम रुक कर उसको फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई नई चीज़ आती है जो हमने नहीं पढ़ी है। नेक्स्ट इसके बाद है द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज टू शो डैश। यस, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। यस, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजिशन आइंस टू गिव कलर इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन सबशेल डैश। यस, बिल्कुल सही। तो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ा था पिछली क्लास में कि डी ट्रांजिशन होती है T2G से EG ऑर्बिटल की तरफ, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांजिशन मेटल के जो आइंस होते हैं, कॉपर +2 आइन या Fe+2 Fe+3 आइंस, वो हमारे पास डिफरेंट कलर्स को शो कर रहे होते हैं। तो वो डी ट्रांजिशन ही कहते हैं ना उसको। डी ट्रांजिशन का मतलब D से ही D में ट्रांजिशन होती है। तो D सबशेल होता है वो 2 जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में तकसीम हो जाता है, लो एनर्जी वाला T2G और हाई एनर्जी वाला EG ऑर्बिटल। पता है सबको ये बात? तो ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि सर हम तो भूल गए, तो आप दोबारा रिवाइज कर ले जाके।
फिफ्थ है द नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम आर कॉल्ड डैश। देखो मैं उसको यस, तो ये बात शायद मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताई थी, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। नॉन स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम, देखो कंपाउंड्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। यस, एक हमारे पास स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। तो स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं जिनकी एक डेफिनेट और एक फिक्स प्रोपोर्शन होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हाइड्रोजन है, अगर आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे बेटा तो ये बन जाएगा H2O, वाटर बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, बैलेंस यहाँ पर कर लेंगे। इसका मतलब व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ऐसा ही है। अब दिस इज द फिक्स कंपोजिशन ऑफ वाटर। ये वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, ये एक स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड है। अब अगर यहाँ पर बेटा आप ये कर लेंगे 4 ग्राम ले लें हाइड्रोजन और 40 ग्राम आप ऑक्सीजन ले लेंगे, तो 44 ग्राम वाटर नहीं बनेगा, वाटर आपका 36 ग्राम ही बचेगा, और जो आपने एक्स्ट्रा इसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया होगा ना, वो आपका अलग से बच जाएगा। पढ़ा ऐसा कुछ 9 क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से, इसको लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड्स के अंदर एक चीज़ देखने में आती है बेटा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन से बन जाए तो वो हमेशा जो है वो स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड होगा, और उसमें हमेशा फिक्स रेशो एक होगा एलिमेंट्स का जिसमें वो कंबाइन होंगे। लेकिन कुछ हमारे पास नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो खास तौर पे बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा जैसे टाइटेनियम है, अब टाइटेनियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसी से हाइड्रोजन के साथ, अब टाइटेनियम हाइड्राइड मान लो बन रहे हैं। अब अगर ये आपने 40 ग्राम लिया और ये आपने 10 ग्राम लिया तो 50 ग्राम बन जाएगा, और अगर आपने ये 50 ग्राम लिया, ये 20 ग्राम लिया तो ये 70 ग्राम बन जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा आप मिलाते जाओगे ये बनते हैं, फिक्स कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिशन चेंज होती रहेगी। तो ये इस तरह के कंपाउंड्स जो है ना वो कहलाते हैं, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, ये बनते किस तरह से? इनमें जस्ट क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके एटम्स जो है ना, देयर एटम्स आर बिग इन साइज़, तो उनके एटम्स का साइज़ बड़ा होता है। तो बिग एटम्स की होने की वजह से क्या होता है कि जब, यस बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो जो है ना इनके बीच में जब ये एटम्स जुड़े होते हैं ना, जैसे टाइटेनियम के एटम्स से सारे जो आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर, तो टाइटेनियम के एटम्स सारे अगर जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में हमारे पास जो है ना वो स्पेसेस मौजूद हैं। अब जो स्पेसेस बीच में मौजूद है ना, उनको हम लोग कहते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है वॉइड्स। इनको वॉइड्स भी कहते हैं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वो वॉइड्स भी कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी कहलाते हैं। अब ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो क्या होता है कि छोटा एटम कोई हाइड्रोजन जैसा या हीलियम जैसा उसके अंदर जाकर एड्जॉर्ब हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और वो कभी कम एड्जॉर्ब होता है, कभी ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है। तो उसके लिहाज से एक वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमारे पास कंपाउंड्स आ रहे होते हैं, मतलब कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं आ रहे होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो टाइटेनियम के नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स को क्या कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कहने की वजह यही मैंने बताई कि उसमें क्या होता है कि जो दूसरा रिएक्टेंट होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाकर एड्जॉर्ब हो जाता है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारे पास एक वेरिंग प्रोपोर्शन में हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं। क्लियर है भाई ये बात? तो ये मैंने ये भी एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाई थी लेक्चर 1 में, तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया। तो आपको इसी तरह से याद रखना है, बस इसको पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जो ज़्यादातर होते हैं, नहीं टिपिकल जो ज़्यादातर होते हैं, और एक होता है सूडो, यस सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग किसको कहते हैं? दे आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, अच्छा सूडो ट्रांजिशन को ही हम लोग कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रुप जो हमारा ग्रुप 2B है, इसके जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। एक और चीज़ याद रखें, 2B के अलावा ग्रुप 3B के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती किसकी तरह बच्चों, लाइक उसकी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह, नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह। दैट्स हम कहते हैं कि 2B और 3B वाले दोनों के दोनों हमारे पास सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं।
ठीक है, तो इसको याद रखना है। 2B तो होता ही है, साथ में 3B भी होता है। अगर आप यूज़ करें फेडरल बोर्ड की बुक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि 3B भी है, और सिंध बोर्ड में सिर्फ जो है वो 2B के बारे में लिखा हुआ है, तो 2B है। गूगल करेंगे तो 2B 3B दोनों बोलेगा, तो बेहतर ये कि दोनों याद रखें। ठीक है, जब दो बुक्स टेक्स्ट बुक में तजाद होता है तो हम गूगल कर लेते हैं, वो जो बोलते हैं मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो अब 2B 3, अब इसके अंदर आ जाते हैं कि कौन सा टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। यस, स्कैंडियम जो हमारे पास है, स्कैंडियम और यूट्रियम, ये दोनों हमारे पास जो है ना वो 3, यस बिल्कुल 3 है नहीं 3B के हैं। कैडमियम हमारा जो है वो दिस इज 2B का है, जिंक कैडमियम मरकरी तीनों। तो बच गया कोबाल्ट हमारा जो 8B का है ना भाई, आयरन कोबाल्ट निकल, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट है ना ये। तो सिर्फ जो कोबाल्ट है वो हमारा जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बिहेवियर आपको डोमिनेंटली दिखाई देती है, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो याद रखें कि याद रखें 3B भी है सूडो के अंदर 2B के अलावा। ये जो MCQs हैं इसके PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आप इसको पूरे MCQs लिखने की नीड नहीं है, वरना तो फ़ायदा नहीं होता फिर मेरे प्रोजेक्टर चलाने का अगर आप उसको लिखना शुरू कर दें तो। हाँ, मैं इसके PDF आपको भेज दूंगा, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जब आपको मटेरियल दिया जाएगा तो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड भी होता है ये। ठीक है, तो मसला। अब बाकी कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं आपके MCQs 5 में क्या बात संडे बात है, MCQ 6 में क्या बात है, पूरे MCQs लिख कर इसके ऑप्शंस लिखने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, फिर फ़ायदा नहीं होगा उसमें, फिर टाइम हमारा वही कि सारे MCQs नहीं हो पाएंगे आज के, क्योंकि आगे कुछ टफ MCQs भी आएंगे, उसमें टाइम लगेगा करने में उसको। अभी ये तो आसान आ रहे शुरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नंबर 7, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। मतलब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अभी हमने देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा, तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो उससे क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बनाते हैं उससे क्या प्रॉपर्टी आती है उसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। कंडक्टिविटी का ताल्लुक कभी भी जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से नहीं है, कंडक्टिविटी का ताल्लुक जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन से है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जस्ट मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड से है नहीं, मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक डेंसिटी से, उसका ताल्लुक इससे नहीं है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन से नहीं है। मोर मेलिएबिलिटी, मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब अगर आप किसी चीज़ को थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं बाय हैमरिंग, बाय है ना, हैमरिंग करके आप किसी चीज़ को थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ मेलिएबिलिटी। तो ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की वजह से नहीं होती है। दिस इज़ डी ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस। मैं बता रहा हूँ क्यों। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की वजह से जो प्रॉपर्टी इनके अंदर आती है, तो वो आती है इनके अंदर दो प्रॉपर्टी आती है। पहली बात तो अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं, ये अलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन भी इस वजह से नहीं होती है, याद रख लें इसको, मैं बता रहा हूँ। अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, अलॉय क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, अलग अलग, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, तो ये सारे हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ही होते हैं सारे, क्योंकि वेरिंग प्रोपोर्शन में आप मिला रहे होते हैं ना, परसेंटेज लिख रहे होते हैं हमेशा, इतना परसेंट जिंक मिलाओ, इतना परसेंट कॉपर मिलाओ, इतना परसेंट टिन मिलाओ, तो वो परसेंटेज पे बात कर रहे होते हैं, और कम परसेंटेज चेंज भी हो रही होती है। जैसे स्टील अगर आपको बनानी है तो उसके अंदर आयरन का कंटेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है वो अलॉय। इस तरह से दूसरी एक प्रॉपर्टी इसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं इसकी वजह से, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कैटलिस्ट बनने की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जैसे अक्सर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजनेशन जब करते हैं अल्कीन्स की या अल्काइंस की, तो निकल प्लैटिनम या पैलेडियम, NiPt या Pd, इनमें से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। तो वो होता क्या है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो वॉइड्स हैं ना, उनके अंदर जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है H2 की सूरत में, और जब हीट करते हैं तो वो एटॉमिक स्टेट में बाहर लिबरेट होती है, हाईली रिएक्टिविटी के फॉर्म में। उससे क्या होता है कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसकी वजह से दो कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर आती है, अलॉय फॉर्मेशन और कैटालिटिक। तो ये तो आती नहीं है इनमें से कोई, तो दैट्स नॉन ऑफ दीज हो गया, तो इसको याद रखना है। ठीक है, कंडक्टिविटी आएगी सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट होगी डेंसिटी हार्डनेस की वजह से, ठीक है, मेलिएबिलिटी भी डेंसिटी हार्डनेस की वजह से ही होगी। ठीक है, मतलब मेलिएबिलिटी तो मेटल्स में होती ही है, जो भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर सारे के सारे में।
ठीक है, क्लियर है? कम एनी प्रॉब्लम? नो इश्यूज? ओके, नंबर 8, द ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स ऑक्साइड्स में यूज इन इंडस्ट्री एज डैश, अभी बता दिया मैंने आपको, कैटलिस्ट के तौर पे। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके ऑक्साइड्स को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। जैसे भी मैंने बताया निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन करने के लिए। इसी तरह से आपने V2O5 पढ़ा होगा, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, यस, दिस इज यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉन्टैक्ट टावर। सो दिस इज ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ट्रांजिशन मेटल और उनके ऑक्साइड्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को, ठीक है? तो मसला एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए ना, सरफेस मतलब कैटलिस्ट को इस तरह से रखा जाता है, अलग अलग जगहों पर रखा नहीं जाता है कैटलिस्ट को, बल्कि कैटलिस्ट के ऊपर ही रिएक्शन करवाया जाता है। वो सरफेस के तौर पे काम करते हैं उसके लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें जो है वो अल्कीन्स को अल्केन में कन्वर्ट करना है ना, तो हम निकल के ऊपर अल्कीन को रखते हैं, फिर उसके बाद उसमें हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। तो एक सरफेस की तरह से होता है, मतलब अलग अलग जगहों पर पत्थर टाइप का उसको रखते नहीं हम, ये पूरा एक सरफेस होता है जो कैटलिस्ट का बना होता है, ठीक है? और उसमें एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव स्टेट में एब्जॉर्ब होते हैं और रिएक्टिव स्टेट में जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसका बेसिक फंडा होता है अगर हम शॉर्ट में बात करें तो मसला समझ में आ गया? दोनों एमसीक्यूज क्लियर है? ओके, नंबर 9 है द एक्यूरेट रीजन दैट अकाउंट्स एन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड इज डैश। ये कह रहे हैं कि द एक्यूरेट रीजन दैट अकाउंट्स एन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। होता कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट के जब हम एंड तक पहुंचते हैं, जिंक मतलब जिंक के ग्रुप तक, तो क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियस वहाँ पर जाने के बाद। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है इन चार में से? कॉमन सेंस वाली बात है। यस, दैट्स गुड, द सी ऑप्शन, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है लास्ट सेल के अंदर ना, जब आगे जाते हैं तो उसका होता है कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, रिपल्जन की वजह से उनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है। सेम जैसा फ्लोरीन के केस में हमने पढ़ा था, फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रिपल्जन इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा हो, जबकि वो ऊपर पाया जाता है। शैल उसके पास कम है, क्लोरीन के पास 3 शैल हैं, फ्लोरीन के पास 2 शैल हैं, फिर भी फ्लोरीन का आइटम बड़ा है क्लोरीन से, क्योंकि उनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है ना लास्ट सेल और सेकंड लास्ट सेल में वो ज़्यादा है। तो सेम यही चीज़ आगे जाकर होती है इनके साथ 8B मतलब 1B 2B ग्रुप में जब हम जाते हैं तो यही होता है कि पहले इंक्रीज़ हो रही होती है, मतलब डिक्रीज़ हो रही होती है, मतलब डिक्रीज़ हो रही होती है, फिर अचानक से फिर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, एंड में जाने के बाद। क्यों होती है? ये कॉमन सेंस भी हमारे क्या है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, इसी वजह से होती है। अगर इरेगुलर ट्रेंड आ रहा है एटॉमिक रेडियस में तो रिपल्जन की वजह से आ सकता है मसला। नेक्स्ट इज MCQ 10 है द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट रिलेट टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी? यस, बिल्कुल सही जवाब, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फेमस फॉर देयर हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर हाई बाइंडिंग एनर्जी। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है। मतलब बाकी मेटल्स के अंदर ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं पाई जाती, जैसे 1A ग्रुप 2A ग्रुप के मेटल्स वो भी हैं। अगर आप ये बोल देंगे सर वो मेटल है तो मेटल है तो सर ये तो फिर हाई हो गए, तो ज़रूरी तो नहीं है। अब 1B 2B में तो इतनी हाई नहीं है, मतलब लिथियम सोडियम, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स में हाई है। यस, हाँ, हार्डनेस के अंदर बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल जैसे मर्क्यूरी के अंदर आएगी। मर्क्यूरी तो सॉलिड ही नहीं है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत लो हमारे पास, तो वो एक्सेप्शनल केस है मर्क्यूरी के अंदर जो केस आ रही है हमारे पास, ठीक है। Hg और वाहिद वही एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, बाकी सारे तो सॉलिड ही हैं। बल्कि और भी एक जगह पर आ सकती है, जैसे कि अगर एक ऐसी मैं आपको बात बताऊं जो आपसे पूछेगा तो नहीं टेस्ट में, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मेटालिक गैस, क्या आप जानते हैं कोई ऐसी गैस जो मेटालिक फॉर्म में? देखो मेटालिक सॉलिड तो मेटल बहुत सारे हैं, मतलब गिनते ही रह जाएंगे 10 मिनट तक, और जब बात करते हैं मेटालिक लिक्विड की तो वो हमारे पास एक आता है, दैट इज़ मर्क्यूरी। अच्छा, नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो उसमें भी सॉलिड भी मिल जाएंगे आपको, कार्बन सल्फर वगैरह। लिक्विड भी एक मिल जाएगा, ब्रोमीन आपको नॉन मेटल में। और गैसेस तो बहुत भरे पड़े हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाँ, हीलियम, नियॉन, ये सारे। लेकिन अगर मेटालिक गैस की बात की जाती है तो इसके जहन में आपकी कोई एग्जाम्पल नहीं आती होगी कि गैस कैसे मेटल हो सकती है। मतलब गैस मतलब लिक्विड तक भी एक ही सिर्फ लिक्विड है,
वो भी नहीं बच्चों को हजम हो रहा होता है कि लिक्विड कैसे मरकरी है, ये तो मेटल है, तो बाइंडिंग एनर्जी लो होने की वजह से। तो मेटेलिक गैस एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कॉपरनेशियम। ये नाम भी नहीं सुना होगा शायद आपने, CN का सिंबल होता है कॉपरनेशियम। तो ये एक ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, मतलब लाइक आर्टिफिशियल मैन मेड है। तो कॉपरनेशियम इज़ द ओनली गैस विच इज़ मेटालिक इन नेचर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में करंट कंडक्ट कर सकती है, ये वो गैस है, ठीक है। तो वो मतलब इसमें बाइंडिंग एनर्जी और ज़्यादा कम होगी, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन इसके अंदर लाई कर रही होगी कि गैस कैसे हो सकती है। तो आगे जाकर होती है ट्रांस यूरेनियम में तो सारे मसाइल, बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ आती हैं F ब्लॉक के अंदर, तो हम पढ़ते भी नहीं उसको F ब्लॉक। तो ये कॉपरनेशियम है, निकोलस कोपरनिकस के नाम पे इसको रखा गया था, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स, मतलब द सन इज इन सेंटर व्हाइल अर्थ इज मूविंग अराउंड इट। अगर आपने पढ़ी है एस्ट्रोनॉमी तो आपको पता होगा शायद कोपरनिकस का नाम, तो उसी के नाम पर लिखा है कॉपरनेशियम। तो कॉपरनेशियम जो है वो एक मेटालिक गैस है। पूछेंगे नहीं आपसे, जैसे नॉलेज के लिए बता रहा था, ये बहुत लेटेस्ट डिस्कवरी है, 4-5 साल पहले हुई है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर। तो जो है लो बॉइलिंग पॉइंट वो कभी भी रिलेट नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब मशहूरी अपनी हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, और दुनिया का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला मेटल भी ट्रांजिशन में मौजूद है। टंगस्टन बताया था ना मैंने आपको, W, यस, टंगस्टन जिसका W सिंबल होता है, इट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच द फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प्स आर मेड, है ना। तो मसला आगे बढ़ जाए, तो थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन में दे दे रहा हूँ, अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इधर इसको, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn2O7 इज डैश। ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आती है तो बताएं Mn2O7 में Mn के कितने निकलेगी? +7। लेट्स चेक इट आउट, आइदर इट इज रॉन्ग और नॉट। Mn2O7 ने कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन की -2 होती है कि, तो एट्स -14। अभी नीचे 2 लिखा हुआ है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 7, यस राइट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट पे भी +7 निकलती है KMnO4 में, और इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन बी एग्जिबिटेड बाय मैंगनीज, ये हमने पढ़ा था, +7 हाईएस्ट नंबर पे। किसी कंपाउंड का भी निकाल सकते हैं, ये आता है, ये मस्ट MCQs एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, यस। एलिबरेट कर दो मैं ऐसे कैसे निकला, ओके। अच्छा, अगर किसी, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, अगर आप इसको लाइक थोड़ा सा इन डिटेल अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर मैं करूँ तो इस तरह से किया जाता है। Mn2O7 के निकालनी है तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है किसी कंपाउंड की 0 होती है, कंपाउंड की या फ्री स्टेट में जो एलिमेंट्स उनकी 0 होती है। इसको फिर जिस तरह एटॉमिक मासेस आप कैलकुलेट करते हो उसी तरह से वर्कआउट करो उसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा Mn × 2 + O × 7 = 0। अब मैंगनीज की निकालनी है, चूँकि मैंगनीज को छोड़ के ऑक्सीजन की वैलेंसी इस पर आप पुट कर दो जो +2 होती है। Mn × 2 + -2 × 7 = 0। तो Mn × 2 -14 = 0, Mn × 2 = +14। अभी मल्टीप्लाई बाई 2 इधर पर चला जाएगा ये, तो Mn बराबर हो जाएगा 14/2, दैट इज़ 2 1 2, 2 7 14। तो आंसर हमारा आ गया +7, हमने पुट कर दिया। तो इसी चीज़ को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर निकाल दिया। इसी को डायरेक्टली अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर मुझे कोई बोलते हैं निकालने के लिए तो मैं ऐसे निकालता हूँ। इसी चीज़ को मैं वर्बली इस तरह करूँगा, 1 का -2 होता है, 7 का -14, और ये प्लस, अच्छा उधर गया तो प्लस का 14 हो गया, ये 2 नीचे है इसके, तो डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 1 2, 2 7 तो यही काम कर रहा हूँ। ये मैंने शॉर्ट में किया, ये डिटेल में हो गया। बोर्ड में दैट इज बस MD कैट के अंदर है तो हम शॉर्ट में ही करते हैं, इतना टाइम तो होता नहीं है, तो इसके ऊपर हम निकाल भी सकते हैं, बट आपको ऐसे करना आना चाहिए। तो कई ऐसे रिएक्शंस हमारे पास हो रहे होते हैं जहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखनी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ तो दैट्स सी बात है कि आप इतना करेंगे तो फिर तो 15-20 मिनट एक रिएक्शन के लग जाएंगे आपको करने में। फर्स्ट ईयर में चलता है कि सेकंड ईयर तक आपको शॉर्टकट में आना चाहिए उसको करने का, डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। तो सही है भाई, +7 का मसला है इसमें, क्लियर। MCQs ईजी। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज Ar3d1 4s2sc +3 इज डैश। देखो कह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्कैंडियम की ये होती है, Ar3d1 और 4s2, ये वैलेंस सेल कन्फिगरेशन। Ar से मुराद आर्गॉन तक जाने के बाद, आपको पता होगा इस तरह से कभी कभार लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, तो
मतलब ये आर्गॉन तक पहुँचे में, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, दैट इज़ 18 होता है। 18 तक उन्होंने कहा कि हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक हमने कर दिया। तो जब AR लिख देते हैं तो मतलब आर्गॉन तक हमने कर लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक करें, तो उसके बाद 3d1 और 4s2 है। तो ये शॉर्टकट वे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। आपने अक्सर बुक में ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। तो ये अक्सर बच्चे परेशान हुए थे सर ये AR कहाँ से आ गया आर्गॉन। तो वो आर्गॉन तक की कन्फिग्रेशन नोबल कन्फिग्रेशन के बाद आगे लिख रहे हैं इसको, ठीक है। और चूँकि यही चीज़ हमें पता काम की होती है हमारे लिए, पीछे तो किसी काम की होती है, हम डॉट 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 लगा के चलते हैं वैसे भी उसमें। अब 3d1 4s2 ये तो इसकी हमारी, या 4s2 3d1 भी कह सकते हैं। तो ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी इसके अंदर जो है वो वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन है। कह रहे Sc+3 जो है वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही। स्कैंडियम+3 आयन डायमैग्नेटिक होंगे, क्यों? चूँकि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो सारे सन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने बताया था कि 3b ग्रुप वाले भी हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 2b ग्रुप की तरह के। इनके कंपाउंड्स भी हम देखते हैं। स्कैंडियम+3 के कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, दीज आर जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दैट्स वाई नॉन टिपिकल है, ठीक है। स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, ये सारे तो सही है। तो कह रहे हैं कि स्कैंडियम की तो कन्फिग्रेशन दे रहे हैं आपको, आसानी कर दे रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। फिर कह रहे हैं Sc+3 क्या होगा, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहाँ से, सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, सही है। इसके कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। स्कैंडियम खुद तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कंपाउंड्स नहीं करेंगे इसके। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए मैग्नेटिज्म के लिहाज से, अभी मैंने बताया, दोबारा मैं बता देता हूँ, आप शायद नहीं थे, थोड़ा लेट आए आप। तो मैग्नेटिज्म हमारे पास जो है ना, वो मैग्नेटिज्म के लिहाज से 3 तरह के कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास क्या मैंने बताया, डायमैग्नेटिक कंपाउंड। एक हमारे पास होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। और एक हमारे पास होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। एक्सेस पे लाई करते हैं। यस। अब पैरामैग्नेटिक के, डायमैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। इस पैरामैग्नेटिक की एक टाइप होती है फेरोमैग्नेटिक। इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे, ठीक है। दैट्स वाई ग्रुप 8b के जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनको हम फेरोमैग्नेटिक इन नेचर कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये। नेक्स्ट, जिंक एंड मर्क्यूरी डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन इज नंबर ड्यू टू डैश। जिंक और मरकरी हमें पता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देते, क्यों? यस, कंप्लीट डिसब्शन उनका कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं ऑलरेडी, तो स्टेबल होते हैं तो फिर डी उनका सबशेल फिल होता है, एस से इलेक्ट्रॉन बस निकाल के +2 चार्ज बनाते हैं, डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे होते हैं इनके अंदर, ऐसा ही होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, चलो मैं आपको बताता हूँ, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट किस चीज़ को कहते हैं। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट एक एक्सेप्शन होती है ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आती है, अक्सर पी ब्लॉक के अंदर ज़्यादा देखने में आती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ आपको ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की वैलेंसी जब हम लिखते हैं तो वो +-4 लिखते हैं ना, +-4 लिखते हैं। अब इनके अंदर जो नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं ना, टिन और लेड, इनकी वैलेंसी +4 भी होती है और साथ में इनकी वैलेंसी +2 भी होती है, दोनों वैलेंसी रखते हैं, जबकि ये ट्रांजिशन नहीं है बल्कि इनकी वेरिएबल वैलेंसीज हैं। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जैसे लेड है ना, लेड के कंपाउंड आपको 2 मिलेंगे, आपको PbCl2 भी मिलेगा, लेड +2 कंपाउंड, और PbCl4 भी आपको मिलेगा। ये Pb+2 कंपाउंड है, ये Pb+4 कंपाउंड है। प्लम्बस क्लोराइड, प्लम्बिक क्लोराइड इसको हम कहते हैं। आपको PbO भी मिलेगा और PbO2 भी मिलेगा, दोनों कंपाउंड मिलेंगे, लेड मोनोऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है सर, इसमें वेरिएबल कैसे आ रही है वैलेंसीज, ये तो ट्रांजिशन नहीं है। तो इनके अंदर होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप जब हो रहे होते हैं ना, जैसे अब ये एलिमेंट्स जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे ना, तो ये हमारा सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ है, मान लें 5वें पीरियड में, तो 5s और 5p जब आ रहा होगा ना, 5s2 और मान लो तो 5p2 आ रहा है ये, तो उनके बीच में ना हमारे पास 4d आ जा रहा होगा, 4d। अब ये क्या करेगा कि 5p के 2 इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो जाएंगे ना, तो ये 4d क्या करेगा, शील्डिंग प्रोड्यूस करेगा इसके लिए,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो पाएंगे जब तक कि हाई एनर्जी ना दी जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो पेयर होगा ना, ये 2 पेयर, ये इनर्ट पेयर कहलाएगा, नॉन रिएक्टिव पेयर, इस 3D इस 4D की शील्डिंग की वजह से। तो इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमें देखने में आता है इसमें टिन और लेड में देखने में आता है, मतलब पी ब्लॉक के नीचे के एलिमेंट्स में देखने में आता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होती है, इन डिटेल हम पढ़ते हैं उसको, बस समझ आगे। तो ये इसमें तो नहीं होता ना, ट्रांजिशन में तो नहीं आती ये चीज़, तो इसलिए वो ऑप्शन है ही नहीं। तो मसला तो एक मॉडरेट लेवल के MCQs है ना, बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन लॉस से पहले 4D के 0 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4D के इलेक्ट्रॉन लॉस से पहले 4D का तो 4D तो 10 हो गया ना, 4D पूरा 10 होके फिलअप हो रहा है। 10 होते हैं, यस, से पहले 8 होंगे, 5P के लॉस से पहले 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ ऐसा ही। तो अब जब कन्फिग्रेशन करोगे ना, तो जाके कन्फिग्रेशन करना है इसकी, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कन्फिग्रेशन पूरी नहीं लिख रहा, मैं आधे लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है। आगे आएगी इनर्ट पेयर के बारे में बात, तो शायद मैं बता दूंगा डिटेल में। पुरानी बुक में था, ओल्ड बुक में हमारे पास था। ओल्ड बुक में हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स था वो काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल था, तो उसमें चीज़ थी। अब न्यू बुक में तो इनर्ट पेयर शायद है भी नहीं सेकेंड ईयर में, तो वो काफ़ी चीज़ें निकाल दी। 50% कोर्स आपका रह गया, जो उसके अंदर 50% चीज़ें तो हटा दी गई हैं सेकेंडरी की बुक से, जो मुश्किल थी। तो वो काफ़ी आसान चीज़ें बस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में रह गई। जो आखिरी के चैप्टर जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहाँ आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, चूँकि वो आपने पहली बार पढ़ा होगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो उसके अंदर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बस वो थोड़ा सा मसला करता है, चूँकि वो बिल्कुल न्यू चीज़ होगी आपके लिए। बाकी तो आई थिंक कोई ऐसा चैप्टर नहीं है उसके अंदर जिसमें परेशानी हो, और वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं। स्कीम आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिरी के चैप्टर पिछली बार भी नहीं थे, पिछली बार भी फर्स्ट ईयर की जो स्कीम आई थी उसमें भी आखिरी के चैप्टर 10, 11, 12 भी इंपॉर्टेंट नहीं थे ना, क्वेश्चन इससे इतने बने थे, शुरू से ज़्यादा बने थे। इसी तरह इस बार भी एंड के चैप्टर में SLOs नहीं है उसके अंदर ना, मतलब क्रेडिट आर नहीं है, तो क्या है कि उसके इतने क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। अगर आपने शुरू के 1 से लेकर 9 चैप्टर भी कर लिए केमिस्ट्री में तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। एक MCQ शायद गलत हो जाए, वरना पूरे 84 नंबर तक तो आ ही सकते हैं। ऐसे में जो फ्रेश स्टूडेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रेशर जो अभी जो स्कीम जो आई है उसके हवाले से चले वो भी मैं बता दूं, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, बाकी बच्चों को पता लग जाएगा। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेजेस करके परेशान कर रहे हैं, तो वो कि जो नंबर्स वगैरह मार्किंग का फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए किया गया ना सेकंड फर्स्ट ईयर के पेपर में, तो वो एक बात है। तो मैं इसलिए मैं उसमें बात नहीं कर रहा, चूँकि अभी चीज़ क्लियर पिक्चर है नहीं, तो मैंने अपने हैंड से कोई चीज़ नोटिफिकेशन कराची में शेयर की नहीं है कि ऐसी क्या चीज़ है, लाइक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मसाइल हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो मुझे समझ में आई कि वो 15% मार्क्स बांट रहे हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों में, मतलब 15 नंबर मैथ्स में मिल जाएंगे, 12 नंबर फिजिक्स 15% के लिहाज से नंबर आपको, मतलब कि किसी में 15, किसी में 10, किसी में 12, पूरे कराची के हर बच्चे को मिलेंगे, चाहे उसके स्क्रूटनी कराई हो चाहे ना कराई हो, ये भी बात याद रख लें। और भले वो फेलियर हो के पासर हो, सबको मिल जाएंगे। उसका पेपर रुका हो, A1 ग्रेड बनाया हो उसने कुछ भी बनाया हो, सबको मिल जाएंगे। अब इसमें मसले क्या हैं, बात तो मैंने कर दी, मसले क्या है। मसला नंबर 1, सबसे पहला मसला कि जो जिनकी परसेंटेज पहले ज़्यादा है, जिनके मैथ्स में 95 नंबर ऑलरेडी आए हुए हैं, जो जिनके फिजिक्स में 80 पहले से ही आए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको नंबर आप कैसे देंगे? तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, उनको सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये, इसको क्लियर नहीं किया गया कि सबको कैसे नंबर देंगे। आप किसी का मैथ में 15 नंबर पढ़ाने के, अगर 90+ है उसके 15 कैसे पढ़ेंगे? उसको 110, 115 नंबर तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। और आई में ऐसे बच्चे होंगे कराची में, आप में से भी शायद कोई होंगे जिसके मैथ्स में अच्छे होंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब अगर आप ऐसा करने वाले, ठीक है, लाइक, तो इसका मतलब आपने अनफेयर चेकिंग की थी, या आप खुद फंस रहे हैं उसके अंदर। अगर आपने ऐसा कर दिया उसका मतलब आपने गलती की थी और आप एडमिट कर ले रहे हो, जबकि शायद आपसे गलती नहीं भी हुई होगी, चूँकि ये कॉमन रिजल्ट था, ये ऐसे ही आता है। और अब आप चूँकि आप उस पर ठप्पा लगा दे रहे हो कि हमसे गलती हुई है, चूँकि हम नंबर इसलिए बढ़ा रहे हैं अपनी गलती को मानकर, तो ये गलत एक इम्पैक्ट जाएगा बच्चों पर कि यार इसमें होता ही ऐसा, ये गलती है इनकी करनी, ऐसी में मेरी जो अपनी सोच है मैं बता रहा हूँ। अगली बात ये कि इससे बेनिफिट कोई कुछ होने वाला नहीं। हाँ, बेनिफिट 2 लोगों को है। नंबर 1 वो बच्चा जो सप्ली जिसकी आई हुई है और जो पास हो जाएगा। बेनिफिट दूसरा उस शख्स को है जिसके 60% से बिलो परसेंटेज है, 55, 54, 50, और वो 60 पे लाके एलिजिबल हो जाएगा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए ग्रेडर और A1 ग्रेडर है और B ग्रेडर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि उनका कंपटीशन ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको आप नंबर बांट दे रहे हैं।
सबको ही नंबर दे दे रहे हैं ना भाई, आप सबको ही दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मेरिट जो 80 पे क्लोज हो रहा था वो 85 पे क्लोज हो जाएगा, तो बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ ना। डाउ का मेरिट वही रह जाएगा, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं 5 कम होगा वो वहीं रह जाएगा, तो बेनिफिट तो कुछ नहीं है एडमिशन के लिहाज से। लेकिन वही क्या, बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है, बच्चे खुश हो जाएं, प्रोटेस्ट करना छोड़ दें कि हाँ भाई हमारी बोर्ड अच्छी है ये, लेकिन जो अक्लमंद बच्चा उसको पता है को फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। बेहतर ये होता है कि जो स्क्रूटनी जिन बच्चों ने कराई उनको सही तरह से दोबारा चेकिंग की जाती उनकी, यही सही तरीका था, और उन्हीं को नंबर दिए जाते हैं। ऐसा तो क्या बच्चा, कोई बच्चा वाकई में डिजर्व ही फेल होना करता था, आप उसको क्यों पास कर रहे हो? ऐसा तो नहीं यार बच्चा पासर हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कोई बेटा डिजर्व ही उतने नंबर करता होगा, तो कुछ कॉपीज़ में मसला आया होगा, ये पूरी कराची के साथ तो नहीं आया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि मेजॉरिटी फेलियर्स की थी, वो उन्होंने फेलियर्स को खुश करने के लिए ऐसा किया। मतलब मेजॉरिटी में फेल बच्चे थे ना कराची में, मतलब जो पासिंग रेशो था वो तो कम था, फेलियर रेशो ज़्यादा था, तो उन्होंने फेलियर को खुश करने के लिए ऐसा सिर्फ किया। पासर्स को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, वो तो आज भी रो रहे हैं, जिनकी परसेंटेज 80 आनी थी, जिनकी 75 है, वो तो आज भी परेशान होंगे 80 आने पर भी। हाँ, कुछ बच्चे जो बहुत ही सही नॉलेज के होंगे, सरफेस नॉलेज होते हैं, वो खुश हो जाएंगे कि A1 बन गया, मज़ा आ गया, घर पर जाके बताएंगे, पार्टी कर देंगे A1 ग्रेड की, लेकिन फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा इससे। पर मेरिट तो बढ़ गया ना उनका, अम्मी अब्बू शायद खुश हो जाए थोड़ी देर के लिए, अरे मेरे बच्चे का A1 आ गया, लेकिन फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पूरे कराची का बढ़ गया ये मेरिट ओवरऑल। हमें तो एडमिशन लेना होता है इस चीज़ पर, हमें को खुशी नहीं चाहिए होती A1 ग्रेड की, हम इसलिए A1 ग्रेड पे खुश होते हैं कि हमारा एडमिशन होने वाला होता है उसकी वजह से, वरना क्या फ़ायदा इस A1 ग्रेड का। कोविड के टाइम में 2021-2022 में 80% कोई मायने नहीं रखती थी, 85-86 90s में होती थी तो कुछ बात होती थी, ऐसे ही था ना भाई। तो उस दौर में 85-86 कुछ भी नहीं थी, तो बच्चे खुश नहीं होते थे, जिनका 80 आ जाता वो रोते रहते थे, अभी यार सिर्फ 80 आया, 82 आया। चूँकि परसेंटेज मैटर नहीं करती है, मैटर करती है एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर आप मेरिट पे आप उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत थी। तो मेरे लिहाज से तो एक लेम एक ये काम है जो करें। हाँ, फेलियर्स वालों के लिए खुशी है, बट जो फेल डिज़र्व करते तो उनको फेल होना था ऐसे। तो वरना कोविड के अंदर जिस तरह से हमने 2020 में बच्चों को पास किया, तो बच्चे खुश तो हो गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा उसको सहना पड़ा, उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट लैकिंग को। 6 का बच्चा 7 में फंसा, 7 वाला 8 में आके फंसा। आप भी अगर किसी क्लास में होंगे उस वक्त 8 में होंगे, किसी भी क्लास में होंगे, तो आप भी परेशान हुए होंगे। एक डायरेक्ट प्रमोट हो गए, आपको चीज़ें नहीं आती थी और बड़े मेहनत करनी पड़ी आपको, 2 साल की मेहनत 1 साल में करनी पड़ी, ऐसे ही हुआ ना। तो नुकसान तो स्टूडेंट का ही होना है ना ऐसा कुछ करके। बेहतर ये है कि चेकिंग प्रॉपर की जाती, अगर ऐसा कोई मसला था तो दोबारा से रीचेक कर ली जाती, या जिन्होंने स्क्रूटनी कराई कम से कम उन्हीं को दोबारा रीचेक कर लिया जाता। ऐसा तो स्क्रूटनी जो कराए उनके पैसे भी ज़ाया हो गए, तो उन्होंने कराई क्यों फिर? जब ऐसे ही नंबर बढ़ जा रहे थे तो 400-400 रुपये दे के पता नहीं कितने सब्जेक्ट के करा लिए बच्चों ने स्क्रूटनी, तो वो भी बेकार हो गए। और ये चीज़ पहले कर लेते हैं, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया इसके लिए, ऐसा सुनने में आया था, वो तो बिला वजह सुसाइड कर लिया उन्होंने, ये तो नंबर बढ़ा दिए यहाँ पर, ये तो क्या पता पास हो जाता वो, ये पहले फैसला करना था इस चीज़ का। मतलब बहुत हैज़ार्ड है ये, तो क्या कर सकते हैं बस जो है। तो ये मेरी अपनी राय थी इस मौजू पर। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हैं, तो इसलिए अभी क्लियर पिक्चर नहीं है अभी सामने ना हमारे कि क्या होने वाला है। अभी मंजूरी तो दे दी है उन्होंने, लेकिन जो बच्चे इनकी हाई पहले से ऑलरेडी 90-95 वो क्या करेंगे? ऐसे ही फंस जाएंगे। और उनको अगर कम दिएंगे वो चिल्ला उठेंगे अगली बार फ़ौरन से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब 85 वाले का भी 100 हो गया और 100 वाले का 100 ही है। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है ना, जिसके नंबर ज़्यादा हैं, कि इतनी मेहनत रात दिन एक करके वो हफ्ता दिन में 12 घंटा पढ़ के वो 100 में से 100 ला रहे हैं मैथ में, और उसके बाद दिन में 2 घंटा पढ़ के 85 डिजर्व कर रहा था और उसको भी 100 मिल जा रहा है, तो उसकी 10 घंटे की मेहनत तो बिला वजह चली गई ना। तो वो भी बोलेगा भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, सही बात है ना भाई। तो बहुत सारी चीज़ें अगर सोचा जाए तो, लेकिन बच्चे साइड से बातें सोचते नहीं है। चलो आगे बढ़े इसको। हमारा मकसद होता है एडमिशन गेट करना, बस नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नंबर क्या आगे, हम कंपटीशन में कितने हैं हमें ये देखना चाहिए, हम कराची के बच्चों से कितने पीछे और कितने आगे हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू डू MBBS और यू वांट टू गेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन NED और फास्ट और नस्ट और एनीवेयर एल्स, अगर आपको प्राइवेट ही जाना है तो 60 भी बहुत है, सर सैयद जाना है, UIT जाना है, हमदर्द जाना है, बहरिया जाना है, इकरा जाना है, तो 60 भी बहुत है। फिर क्या ज़रूरत है इतने परेशान होने की? तो क्या आप सब बच्चों की मेंटालिटी में जानता हूँ कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, दैट्स आपके लिए बात ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डैश। यस, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही, 21 एटॉमिक नंबर से, दैट्स इजी, पीस ऑफ केक, ठीक है। तो मसला आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट हैज हाफ filled D subshell as well as half filled valence subshell? That's also easy. Yes, yes, that's chromium. Cr, well done. तो ये Cr हमारा हो जाता है 4s1 3d5, तो दोनों हाफ फिल्ड हो जाते हैं।
ठीक है। क्रोमियम की फैमिली का और मॉल्बिडिनम होता है एमओ, तो वो तो है नहीं उसके अंदर, तो क्रोमियम ही है जिसके हाफ फील्ड होते हैं। पता है नहीं सबको बात, मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँ उसको। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो डी ट्रांजिशन। वेरी इजी, जिंक तो है ही नहीं। जिंक के मेंबर, दूसरा मेंबर जिंक का भी नहीं है कोई। जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, तीनों ही नहीं है। तो अब आ जाओ आइंस के अंदर। चलो चेक कर लेते हैं, चारों की कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं। तो ये पहले नॉर्मल स्टेट में लिख लेते हैं। 4s2 3d6, बिल्कुल सही। 4s2 3d1 नहीं, इसके अंदर 3d2, सॉरी 4s2 3d7, 4s2 आयरन कोबाल्ट निकल, 4s2 3d8। अब इसके आइंस बनाते हैं, ठीक है। Fe+3, 2 यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, तो 5 हो गया। तो ये तो अनपेयर्ड बहुत सारे, तो फेरोमैग्नेटिक हो गया। Ti+4, 2 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला, ख़त्म अनपेयर्ड सारे। ये हमारा हो गया डायमैग्नेटिक, नो डी ट्रांजिशन। डायमैग्नेटिक हो गया, डी ट्रांजिशन नहीं होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखो कोबाल्ट देख लो, बाकी ये तो गलत आंसर होंगे। +2 अनपेयर्ड है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे इसके पास। +2 0 हो गया। ये 3d8 होंगे अनपेयर्ड ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड आ रहे, तो आंसर हमारा क्या बी हो गया। आइंस का पूछा था तो आइंस बता दिया। Ti+4 जो हमारा होगा वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके अंदर डी ट्रांजिशन हमारे पास नहीं होगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। T2G से EG ट्रांजिशन ये बताई थी मैंने आपको कलर कॉन्सेप्ट के अंदर। तो मसला तो कभी कभार इस तरह से इसलिए मैंने बताया फर्स्ट क्लास में इसको याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन को, अदरवाइज़ ये MCQs इसी तरह से सॉल्व होंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, बिल्कुल स्टार्ट में। और जो आधे घंटे का पूरा वो रिकॉर्डेड हमारा पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हो। अगर आप उस वक्त मेंटली एब्सेंट हो सकते हो, सुबह सुबह आते हैं ना, तो कभी नींद के गलमे में भी होते हैं बच्चे, तो दिमाग में नहीं आ रहा होता सब कुछ। तो रिकॉर्डिंग जाके शाम में देख लिया करो आप, आखिरी शुरू का आधा घंटा, शुरू के 15 मिनट। ऐसे ही कह रहा हूँ कि हम भी ऐसे ही करते थे, तो सुबह सुबह की क्लास में भी नहीं समझ आती चीज़ें। माइंड कुछ बच्चों का ना स्टार्ट होने में ही ना माइंड आधा घंटा लेता है, 1 घंटा लेता है, उसके बाद दिमाग स्टार्ट होता है उसका। और जो बच्चे सुबह से उठे होते हैं फजर से, तो उनका तो मसला ही कोई नहीं, उनका माइंड स्टार्ट हो। ठीक है भाई, को मसला। ओके, द अलॉय ऑफ कॉपर एंड कॉपर दैट कंटेन जिंक इज डैश। देखो कॉपर के 2 अलॉय बड़े फेमस हैं, कॉपर का अलॉय जिंक के साथ। अच्छा, इसमें मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ भाई, ब्रास और ब्रोंज के अंदर। आप बता सकते हैं ये वाला कॉपर जिंक, ये ब्रास है कि ब्रोंज है? लोग भी फंस रहे हो, ऐसा नहीं करो। ऐसा क्यों है कि इसमें बच्चे फंस जाते हैं? इसके अंदर दोनों कॉपर के अलॉयज है, एक ब्रास एक ब्रोंज है। कौन सा ब्रास है कौन सा ब्रोंज है? कोई कंफर्म बता सकता है मुझे? कोई एक सही को वो कह रहा होगा, 2 तो सही नहीं। की प्लेट्स होती है तो कॉपर के साथ जब मिलती है तो ब्रास भी। वो गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, नहीं? मतलब 2 बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि जिंक कॉपर के जिंक के साथ जो है एक ब्रास, कह रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ब्रोंज। क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, बुक है दिखाइए, देखते हैं कौन सही कह रहा है, पता लग जाएगा। बुक के अंदर है हमारे पास अलॉयस वगैरह इसके, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता, ये सच्ची बात तो यही है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये मेरे साथ बचपन से ऐसा, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। देख लिया? ओके, ब्रास है नॉट ब्रोंज, सो व्हाई यू आर कॉन्फिडेंट? ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोंज है वो। एक सेकंड, कॉपर जिंक का क्या था? ब्रास था। ओके, अब मैं बता रहा हूँ। अब जो है ना, ये जो कॉपर और टिन के जो अलॉय हमारे पास होता है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रोंज। और एक हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ब्रोंज, वो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। इसको हम लोग कहते हैं, बुक में शायद कोई गलती यहाँ पर हुई हुई है उसके अंदर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ब्रोंज कहलाता है। कॉपर के एल्यूमिनियम के ब्रोंज 2 तरह के होते हैं, एक सिर्फ ब्रोंज होता है और एक एल्यूमिनियम ब्रोंज होता है। जो ब्रोंज मशहूर है ना, वो ये कॉपर और टिन वाला ब्रोंज मशहूर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कांसी, जिसको कहा जाता है ना,
एल्यूमिनियम ब्रोंज तो हमारा सिल्वर कलर का होता है। एल्यूमिनियम ब्रोंज तो देखा होगा ना, 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के जो आजकल चलते हैं सिल्वर वाले, वो होता है एल्यूमिनियम ब्रोंज, सिल्वर टाइप का, देखा है आप लोगों ने। और ब्रास जो होता है वो कांसी होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ब्रास कॉइन 1 रुपये का पुराना सिक्का देखा है, वो ब्राउन कलर का जो था, ब्राउनिश, दैट इज, तो वो हमारे पास ब्रोंज था। ब्रोंज मेडल देखा होगा आपने, 3rd पोजीशन को दिया था ओलंपिक में, डार्क ब्राउन कलर का होता है वो, ठीक है। इसी तरह से कॉपर जिंक हमारे पास ब्रास होता है। ब्रास हमारे पास गोल्डन कलर का होता है ना, ये दैट इज गोल्डन इन कलर। तो ये पीतल जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं, ये पीतल कहलाता है, ठीक है। इसके नलके वगैरह होते हैं, इसके भी कॉइन्स हो, 2 रुपये का पुराना सिक्का, 2 रुपये का पुराना सिक्का आपने देखा, गोल्डन वाला, अगर आपने बादशाही मस्जिद जिसमें बनी होती तो वो ब्रास कॉइन कहलाता है। तो कलर अलग अलग है। तो ये वुड, लकड़ी, लकड़ी, ब्रास, पीतल, पीपल है वो, पीपल के पेड़ जो है ना, पीपल एक दरख्त है, बट पीतल जो है ना वो एक अलॉय है, एक अलॉय है पीतल। पीतल के नलके देखे होंगे आपने मस्जिदों में, पुराने गोल्डन कलर के टोटी वाले देखा है। अभी तो प्लास्टिक के आते हैं ना, या पहले होते थे वो पीतल के नलके होते थे, पुराने घरों में लगे होते हैं आज भी, वो गोल्डन टाइप के होते हैं। पीतल के बर्तन देखे होंगे आपने घर पे, पीतल की प्यालियाँ वगैरह गोल्डन कलर की, दादी अम्मा के दौर की, देखिए। तो वो सब तो आजकल नहीं इस्तेमाल करते। इस तरह से गिटार वगैरह की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो पीतल की बनी होती है, ब्रास की होती है वो। गिटार की स्ट्रिंग्स जो होती हैं ना, तार जो देखे होंगे आपने, तो वो तेज़ आवाज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ब्रास जो है ना वो दैट इज़ द डिफरेंट। ब्रास जो है ना पीतल को कहते हैं, और आप जो लकड़ी कह रहे हैं वो पीपल है। वो सुनने में सेम लगता है असल में समटाइम्स। पीपल का पेड़ इंग्लिश में क्या कहलाता है? आई कांट रिमेंबर कि उसको पीपल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइक, हाँ यस, ओक कहते हैं ना, ओक ट्री, ओक कहलाता है ना, ओक का दरख्त कहलाता है वो। कनाडा के झंडे में इसके पत्ता बना होता है ओक का, ठीक है। पीपल के पेड़ बहुत है वो। चलो ये तो काम की चीज़ नहीं, हमारे यहाँ देख रहे हैं कि अलॉय कॉपर का जिसमें जिंक हो तो वो हमारे पास ब्रास कहलाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका आ गया। तो अलॉयज़ याद रखेंगे, कुछ फेमस अलॉयज़ है, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम ब्रोंज। स्टील किसका अलॉय होता है? स्टील, जिंक होता है, निकल और क्रोमियम, ऐसा ही है। और ये वाला स्टील हमारे पास एक ख़ास स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। तो ये कुछ अलॉयज़ हैं जो हमें याद होने चाहिए। एक अलॉय हमारे पास होता है जिसका लोग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल निको, यस, सॉरी, आयरन निकल एंड क्रोमियम, सॉरी, आयरन बेस अलॉय होते हैं, ओके, ठीक है। एल निको हमारे पास होता है। एल निको मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, एल निको। मैग्नेट्स वगैरह बनते हैं एल निको से, मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये, एल निको नाम से, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, एल निको। इस तरह से एक होता है नाइक्रोम, एक नाइक्रोम कहलाते हैं एक हमारे पास, यस। आयरन भी होता है, लेकिन इसमें आयरन होता है, साथ में निकल और क्रोमियम होता है, नाइक्रोम। तो इसमें परसेंटेज अलग होती है स्टील के लिहाज से, बट होती है। ठीक है भाई। तो ये हमने देख लिया इसमें। अलॉय का टॉपिक भी हमारे पास है, अलॉय फॉर्मेशन, आप इसको याद रखें। ये सारे पास पेपर के एमसीक्यूज हैं जो मैंने निकाले हुए, तो उसको आप जहन में रखें चीज़ों को। नेक्स्ट है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डैश। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है? जनरल मतलब जो तमाम ग्रुप पर अप्लाई हो जाए, 1B से लेकर 8B तक सब पे। ए हो जाएगा, NS 0 से 2 तक, फिर N-1D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। वैसे हमने 0 वाला नहीं देखा, हमने अक्सर ये देखा कि NS हम ये लिखते हैं अक्सर, NS 1 से 2 और N-1D 1 से लेकर 10 तक, ऐसे लिखते हैं ना हमेशा हम। चूँकि NS कभी 1 होता है क्रोमियम के केस में, और कॉपर के केस में 2 तो होता ही ज़्यादातर, और N-1D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, यही है ना, हमने ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 से कुछ 0 भी हो सकता है। कुछ ऐसे प्लैटिनम का केस जैसा हमारे पास आता है, तो उसके अंदर जब हम और डिटेल में जाएंगे ना, तो वहाँ NS 0 हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं D में, तो वो एक बहुत रेयर केस होता है। तो उसकी करंट यही होती है, 0 भी हो सकती है इसमें, एक एक्सेप्शन होती है, वो प्लैटिनम में आती है, बट वो पढ़ते नहीं हम लोग इंटर में, उसको एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। तो बेहतर तो गूगल करोगे तो यही आएगा, लेकिन हम लोग अक्सर बुक में ऐसे करते हैं 1 से 2। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, नाउ यू आर राइट, स्कैंडियम +3,
चूँकि ऐसे ही मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट 4s2 3d1 +3 बनेगा तो कितना निकल जाएगा, तो पूरा हमारे पास अनपेयर्ड कोई नहीं रहेंगे। सही है, तो स्कैंडियम +3 आयंस, इसी वजह से मैंने इसको बताया था कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। ग्रुप 3b के एलिमेंट भी नॉन टिपिकल होते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? ठीक है। द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, इनमें से किसकी पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, मोस्ट पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब जो फेरोमैग्नेटिक होगा। इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढने पड़ेंगे भाई। स्कैंडियम तो हटा ही दो सबसे पहले, जिंक भी हटा दो, यस मैंगनीज हो गया Mn+2, चूँकि ये हो जाएगा हमारा बेटा 4s2 3d5, और ये Mn+2 का मतलब 4s0 हो गया, बिल्कुल सही। तो उसके मतलब हमारे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो दैट्स वाई इसकी सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिज्म हमारे पास हो जाएगी मैंगनीज की, Mn+2 आइंस की। ये भी मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट मैग्नेटिज्म Mn+2 की होगी। अगरचे इसके बावजूद उसको फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स में नहीं रखा जाता। फेरोमैग्नेटिक 8b के हम कहते हैं ना, 8b के एलिमेंट्स फेरोमैग्नेटिक होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। और मैंगनीज जो हमारे पास है वो नहीं होता, चूँकि फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट एक बहुत पहले दिया गया नाम है उनको, बहुत पहले दिया गया था, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते थे। उस वक्त मैंगनीज डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए जब बाद में ये डिस्कवर हुआ तो फिर उसको हमने नहीं इंक्लूड किया फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स के अंदर, जबकि ये ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर देगा, आयरन से भी ज़्यादा देगा। ऐसे ही ना, ये भी एक एक्सेप्शन कि Mn+2 में तो 5 अनपेयर्ड है, आयरन में तो 5 नहीं होते, आयरन में आपको 4 अनपेयर्ड दिखेंगे। 3 है ना, यही होता है ना, 4s2 3d6 होता है। तो लेकिन हमारे पास क्या है कि वो उसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, उसको नहीं कहते। देखो ये ज़्यादा मैग्नेटिक है, क्योंकि वो नाम पहले दे दिया गया था तो मशहूर हो गया उससे। सही है भाई। तो इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस आती हैं, और एक्सेप्शंस को पढ़ना ही इनऑर्गेनिक को पढ़ना है। पिछली क्लास में बता दिया था मैंने, वरना हर वक्त कंफ्यूज रहोगे आप कि सर ये क्या चल रहा है। ब्रोंज इज द अलॉय इन विच मेजर मेटल्स आर, ये तो बता दिया। अब तो हो गया ना कॉपर एंड टिन, ये तो किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो कॉपर एंड टिन हो जाएगा, SN टिन, ठीक है। तो कॉपर और टिन का अलॉय हमारे पास ब्रोंज कहलाता है। तो मैंने बताया ब्राउन कलर का होता है, इससे कॉइन्स बनाए जाते हैं, स्टेचूज़ बनाए जाते हैं, मेडल्स बनाए जाते हैं, है ना। ब्रोंज स्टेचू आपने सुना होगा, यूरोप में अक्सर लगे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फेरोमैग्नेटिक? पहले ही सही बताया, आंसर बताए। यस, ऑल ऑफ दीज हो गया ना इसमें। आयरन, कोबाल्ट, निकल, यही तो है FeCO(Ni), 8b ग्रुप, दे आर फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। Ag+ आइन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद डैश। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहा जाता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। जब कहा जाए दो चीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब वैसे ही सेम होता है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब Ag+ आइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, पहले तो हम ये देख लें। 46 होंगे, बिल्कुल सही जवाब, 46 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 47 इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ। इन सब में से 46 इसमें होंगे, बहुत आसान है। कैडमियम +2 में यस 48 -2 कर देंगे इसमें तो 46 हो जाएगा। वेरी इजी, कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल। समझ में आया कैसे हुआ? तो बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल का MCQ है। तो मसला क्लियर है? देखो इसमें चीज़ें होती हैं, इसको बस आप जितना करें उतना करते रहे चीज़ों को ना, तो प्रैक्टिस मिक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें जहन में आती रहेंगी। हाँ, कभी कभार शायद आपको आसान लगे ये। अच्छा, मुझे जैसा एज अ टीचर होल आसान रहता है, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, वेब सीरीज़ बताया था कोटा फैक्ट्री, कभी आप उसको देखना जाकर, पिछली क्लास में बताया था। तो ये केमिस्ट्री के ऊपर है, इसलिए मुझे पसंद है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी ईजिली। और स्टूडेंट के बारे में वैसे बड़ी मूवीज़ बनी है, वेब सीरीज़ बनी है, बट स्टूडेंट की लाइफ से कनेक्टेड कोई भी नहीं होती है। नाम तो होता है स्टूडेंट के नाम पर, लेकिन लाइक उसके अंदर कोई स्टूडेंट की अपने मसाइल जो उसको आते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता उसके अंदर, ऐसे ही होता है ना वो। तो वो मतलब मज़ा नहीं आता देखने में। लेकिन ये जो कोटा फैक्ट्री जो वेब सीरीज़ है 5 एपिसोड की,
तो ये टोटल इसी चीज़ के ऊपर है, लाइक ना स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, और सबसे अच्छी बात केमिस्ट्री के ऊपर है। इसका एक एपिसोड, आई थिंक एपिसोड 3 है शायद वो, तो वो इसका जो है इसी के ऊपर है। तो उसमें वही है कि स्टूडेंट है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में बैठता था और उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। अगर बड़े उसके यूट्यूब पे उसके ना फेसबुक पे क्लिप्स चलते रहते हैं उसके बड़े, है ना, तो वो सुना होगा आपने। तो उसको केमिस्ट्री समझ में ना आए कभी भी। वो टीचर चेंज किया उसने, 3 टीचर चेंज किया, बट किसी से समझ में ना आई। और टीचर क्या है तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, ये है वो है। मतलब उसमें चूँकि एक्सेप्शन बहुत होते थे ना, तो एक्सेप्शन से घबरा जाता था वो कि हर जगह पर एक्सेप्शन ही आ रही है। जब देखो कि रूल कुछ पढ़ा रहे, बाद में उन्होंने नहीं ऐसा नहीं हो रहा, अभी ऐसा हो रहा है, होता रहता। अब केमिस्ट्री वैसे ही करते हैं, पहले पूरा रूल पढ़ा देते, फिर बोलते हैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, क्यों भाई एक्सेप्शन नहीं होता है ना ऐसा। तो ये केमिस्ट्री में है, ये इनऑर्गेनिक में ख़ास तौर पे। तो फिर वही चीज़ है कि उसको फिर टीचर ने बताया था, वो अपने टीचर के पास गए, टीचर ने बताया कि मतलब कि लाइक ना, मतलब पहले टीचर ने ये कहते थे कि वो समझ में नहीं आया उसके पीछे लग जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको धुन दो, उसको पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उसको समझ लो, उसके पीछे लग, जब तक बने नहीं वो सवाल उठो मत। लेकिन जब वो बहुत बार केमिस्ट्री में ऐसी कोशिश करता है, उससे नहीं होता है, वो अपने टीचर के पास जाता है, बोलता है, तो टीचर उसको कहते हैं नहीं छोड़ दो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उसमें इतना फोकस मत करो, छोड़ दो उसको, आप नहीं पढ़ो, मतलब ना, मतलब हल्का रखो हाथ उस पर। बाकी जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, उसको फोकस करो, जो भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो उसको फोकस करो। तो उससे वही अपने टीचर से बोलते हैं कि आप तो बोलते थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बिल्कुल ही धुन देना है, उसको बिल्कुल उस बैठे रहना है, जब तक समझ में ना उठना नहीं है पढ़ाई से, और आप बोले छोड़ दो। फिर उसके सर कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस रूल में भी एक्सेप्शन में ही है कि इस वाले रूल से एक्सेप्शन है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको समझ नहीं सकते, मतलब उसको बैठ के नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शन है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, दैट्स इट। मतलब वो फिजिक्स की तरह नहीं है कि आपको आ जाएगा थोड़ी देर में, वो एक्सेप्शन उसको याद ही करना पड़ेगा आपको कि ऐसा हो रहा है इसके अंदर, ऐसे ही है ना भाई। तो आप उसको छोड़ के कुछ और पढ़ लो, ऑर्गेनिक पढ़ लो, आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो फर्स्ट ईयर की, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आ जाओ, बट इनऑर्गेनिक के पीछे नहीं पढ़ो, क्योंकि यहाँ ये मसाइल आएंगे। और ये एक है, एक इनर इंस्टिंक्ट इंसान का, एक इंसान को नहीं समझ में आती कभी कभार, इतने एक्सेप्शंस नहीं आते। अब चूँकि मैं तो पढ़ाते ही रहता हूँ, सुबह से रात तक यही करना है मुझे, तो मुझे आ जाएगी, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी आ रही है वो चीज़, ऐसा बहुत ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं, बट आप अगर आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और है ना, ऑर्गेनिक साइड, फिजिकल साइड, तो वहाँ ज़्यादा फोकस करें। वैसे भी 2 चैप्टर हैं सिर्फ इसके, 1 और 2, और तो है ही नहीं। इनऑर्गेनिक ख़त्म है, पहले तो 5 चैप्टर थे इसके, अब तो सारे हटा दिए गए। इसी वजह से हटा दिए गए कि इनऑर्गेनिक बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, वो यही कहते हैं ऑर्गेनिक फिर भी पढ़ लेते हैं, फिजिकल फिर भी पढ़ लेते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ने मांगते। और रीज़न आप जानते हैं क्यों, तो हम पढ़ रहे तो समझ में आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है, बट एक्सेप्शंस तो है ना भाई। ट्रेंड इधर जाके अब नॉर्मल हो जा रहा है, उधर जाके अब नॉर्मल हो जा रहा है ना, ये ग्राफ जो जाते थे फिर नीचे आ जा रही है, फिर ऊपर हो जा रही है, होता है ना ऐसा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल में, बोले ऐसे ही निकाल लेंगे, तो मसले की बात ही नहीं। हाँ Fe+3 +2, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 4s2 3d6, सही है भाई, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया करो भाई, 4s2 3d6, ये हो गया 4s1 3d5, ये हो गया 4s2 3d7। अब हम इनके क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू करते हैं। +2 0 हो गया, +3 ये 0 और ये 5 हो गया, +3 ये 0 और ये 3 हो जाएगा, +2 ये 0 हो जाएगा। अब बताओ अनपेयर्ड सबसे ज़्यादा किसके पास है, बिल्कुल सही, अब आप सही बता रहे थे, +3। मतलब किसी को डायरेक्टली पता होता है कि वो ऑब्जर्व कर लेते, कुछ नहीं आता तो ऐसे कर लो भाई, सही है भाई, तरीका यही है। हर एक क्वेश्चन की जर्नी होती है ना, उस जर्नी तक जाना होता है कि भाई इस तरह से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MN। अब तो ये खुद, अच्छा ये MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस में आपको कह रहे हैं कि आप Mn के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये आइन हमारे पास बड़ा फेमस है, पर मैंगनेट आइन कहते हैं ना इसको, पोटेशियम पर मैंगनेट में यही आइन होता है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, +7 होती है, आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो Mn -8 इज इक्वल टू -1, तो Mn इक्वल टू -1 +8, तो आप देख लेते हैं Mn निकल गया हमारा +7, सही है। अगर मैं इन डिटेल निकालना चाहूँ, वरना तो मुझे तो याद था कि पर मैंगनेट आइन का +7 ही होता है, बहुत फेमस आइन है ये, ठीक है, पर मैंगनेट।
बोलो बेटा, क्या अनपेड नहीं किया? 1 मिनट रुक जाएं, लेट मी डू इट अगेन। ओके, अब बताइए, ये हमारा कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब बोलिए। ओके, 1 मिनट। ओके ओके, मसला हो सकता है, मुझे भी होता भाई। A 1 2 3 4 5 6 है 3 एम्पियर and it contains 5 ampere. It is asking what के and maximum number of unpaired electron. Okay, ठीक है। ओके, +7 तो मसला क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट है, चीज़ समझ में आ गई सारी। इससे मुश्किल नहीं करते हैं एमसीक्यूज़ को, यही एमसीक्यूज़ रहते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं करते कभी भी एमसीक्यूज़ को, इतना ही रहता है। और ये भी कुछ बच्चों के लिए मुश्किल है भाई, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हर चीज़ मुश्किल है, जो पढ़ेगा उसके लिए हर चीज़ आसान। इसी को कुछ बच्चे बोलेंगे इतना मुश्किल एमसीक्यूज़ आया था भाई, पता नहीं क्या पूछे थे, अनपेयर्ड मैक्सिमम नंबर, पता नहीं क्या पूछते ना, बहुत पता नहीं मैक्सिमम नंबर, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे। अब आता है तो कुछ मसला नहीं, और इसी को बच्चे फैला रहे होते, मुश्किल आया मुश्किल आया। ये मुश्किल थोड़ी ना, ये तो एवरेज है। नेक्स्ट है द ट्रांजिशन मेटल दैट इज वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस। ये तो रट्टाफिकेशन है। यस, हेबर्स प्रोसेस पता है किसे कहते हैं? क्या बनाते हैं हेबर्स प्रोसेस में? नाइट्रिक एसिड। वो तो ओस्वाल्ड प्रोसेस है, अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होती है। N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, द वेरी फेमस रिएक्शन, बहुत बार सुना होगा आपने। दैट्स हेबर्स प्रोसेस। फ्रिट्ज हेबर ने दिया था, एक लाइक जर्मन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये हेबर्स प्रोसेस कहलाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हमारे पास ये अमोनिया गैस की मदद से। फिर हम लोग अमोनिया गैस की मदद से फिर हम ओस्वाल्ड प्रोसेस को फॉलो करके क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं अमोनिया गैस को ऑक्सीडेशन करके। फिर इस नाइट्रिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बनाते हैं। फ्रिट्ज हेबर जर्मन साइंटिस्ट थे, जब वो यूनिवर्सिटी लेवल में थे तो उनकी यूनिवर्सिटी में एक बार विलियम क्रूक, W क्रूक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, विलियम क्रूक जो थे उनकी यूनिवर्सिटी में एक बार वो स्पीच करने के लिए आए थे। उस विलियम क्रूक उधेड़ उम्र के थे, बुढ़ापे में थे, और ये जो है वो नौजवान थे फ्रिट्ज हेबर। तो उन्होंने विलियम क्रूक की स्पीच सुनी थी। विलियम क्रूक ने कहा था कि एक सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहे थे कि दुनिया में आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और खुराक तेज़ी के साथ कम हो रही है, आगे जाकर कहत साली आ सकती है, ठीक है, और ऐसा नहीं लोगों को खाने के लिए रोटी ना मिले, चूँकि हम प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। तो फिर जो है फ्रिट्ज हेबर ने जो है वो फिर क्या किया कि उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे प्रोडक्शन बढ़े, एग्रीकल्चर बढ़े ना, मतलब। तो उन्होंने फिर सोचा कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा उगाना चाहिए, जो वो एरिया जब काश्त नहीं किए जाते वहाँ पर भी काश्तकारी शुरू की जाए। और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड, अमोनिया गैस की ज़रूरत थी। अब अमोनिया गैस का मसला ये था ना कि वो बनती थी एक रिवर्सिबल रिएक्शन से, और रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता था जो जाहिर सी बात है कि कंप्लीट नहीं होता था और वापस बैक हो जाता था, बैकवर्ड हो जाता था। तो हेबर ने क्या किया था, ली चैटलेट्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया था, और उसने उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या किया था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस की थी, जिसके बाद फर्टिलाइज़र दुनिया में बने थे और फाइनली दुनिया को अनाज मिला था, रोटी वगैरह ये चीज़ें, गंदुम अनाज ये होगा। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस केमिस्ट्री की दुनिया में, अगर आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे अभी तो इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। क्या किया जाता है पता है, आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस, छोटे छोटे आयरन के पीसेज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है। बाकी भी रिएक्शन कंडीशंस मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये हम पढ़ेंगे जब हम हेबर प्रोसेस की तरफ आएंगे। नेक्स्ट है द मेजर मेटल बाय परसेंटेज कंपोजिशन विच इज़ प्रेजेंट इन नाइक्रोम। नाइक्रोम में देखो निकल क्रोमियम होता तो है, लेकिन मेजर पोर्शन इसके अंदर आयरन का होता है, आयरन बेस्ड अलॉय होता है। बाकी निकल क्रोमियम इसमें कम तादाद में होती है, बोलते हैं इसको नाइक्रोम में, लेकिन ज़्यादा इसमें आयरन होता है, निकल क्रोमियम नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक अलॉय है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल है, 3 मेटल्स को कंबाइन करके बनता है, ये तीनों ही मिलते हैं उसमें। तो मसला लास्ट स्लाइड है, लास्ट टाइम से यूज है। द कैटलिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग, यस वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, सी ऑप्शन। ये तो पता ही होगा, चैप्टर में पढ़ा होगा। तो समझ में आ गई बात सबको, तो मसला क्लियर है सारे। तो ये हमने प्रैक्टिस कर लिया तो पता लग गया किस तरह के MCQs आते हैं,
यू हैव एनी क्वेश्चन? ये ज़रूरी है कि सेम कैटलिस्ट यूज़ किया जाए हर रिएक्शन? नॉट एट ऑल, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम प्रोसेस नेम रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर कैटलिस्ट फिक्स होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हेबर्स प्रोसेस, अब हेबर्स आपने जो लगाया था वही हमें भी यूज़ करना है। जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो लगता है वही यूज़ करना है, हम तो किसी और कैटलिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट नेम रिएक्शन के अंदर फिक्स याद करना है। जैसे हाइड्रोजनेशन करनी है बेटा, समझो इस चीज़ को। अब जैसे कि इथीन है, C2H4 है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? C2H6 बनेगा, इथेन बनेगा, सैचुरेशन आएगी मॉलिक्यूल में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसमें हम लोग 3 कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, बताया था अभी, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। कोई एक यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जब हम उसके अंदर निकल यूज़ करेंगे ना, तो फिर इसको हम कहेंगे सबेटियर सैंडर्स रिएक्शन। ये फेडरल बोर्ड में लिखा होता है। अब कहा जाएगा सेबेटियर सैंडर्स रिएक्शन, तो निकल ही यूज़ होगा। सर ये भी तो यूज़ कर सकते नहीं, इसमें नहीं होगा। हाँ, अगर सिर्फ हाइड्रोजनेशन करनी है तो कुछ भी यूज़ कर लो, हाइड्रोजनेशन तीनों कर रहा है। भाषा में आ रही है? तो नेम रिएक्शन की जब बात आती है तो रिएक्शन के कैटलिस्ट याद करने ज़रूरी होते हैं कि चूँकि उस शख्स ने जो इस्तेमाल किया था वही यूज़ करेंगे, चूँकि वो किसी तरह से बेहतर होगा बाकियों से। अब जैसे निकल है ना, रेनी निकल, निकल का लो, ये सस्ता पड़ता है इन दोनों में से। प्लैटिनम पैलेडियम महंगे मेटल से, निकल सस्ता है, तो बेहतर है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। प्लैटिनम तो बहुत महंगे, गोल्ड से भी